तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप भी धन्वंतरि प्रार्थना करा दीजिए, अनम्यूट करना होगा। ॐ नमामि धन्वन्तरं आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विबुधौषधीनाम्। जय गुरुदेव, है ना। सभी देवी शक्तियों को भी प्रणाम, है ना। आप सभी का स्वागत है। काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। नारी स्वस्थ रहती है तो घर पूरा स्वस्थ रहता है ना। और डॉक्टर शिप्रा सालों से इसमें सेवा करती आ रही हैं, पंचकर्मा में एक्सपर्ट हैं, नारी परीक्षा रही हैं, बाहर के देशों में भी सेवा दी है और महिलाओं के साथ उनके जो व्याधि आ जाती है, जो परेशानी आ जाती है, उसको हमेशा डील करती आ रही हैं सालों से, है ना डॉक्टर साहब। तो आपका स्वागत है ना। और आपका जो ज्ञान है इससे काफ़ी लोगों को जो एक सहायता मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए। कई विषय ऐसे होते हैं जो डिस्कस नहीं कर पाते हैं और पता नहीं होता कहाँ जाएं, किससे कैसे पूछें, क्या सलाह लें। तो इस विषय में ही मैं जानना चाहता हूँ। हम सभी जानते हैं मनुष्य में नर और नारी में कुछ बुनियादी फर्क है। तो ऐसे ही शायद स्वास्थ्य के विषय में भी अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके हैं शरीर को संभालने के, देखने के। तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं के लिए क्या ज़रूरत होती है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे उनका स्वास्थ्य बना रहे? बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। आपने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आज फोरम ओपन किया है जो कि वाकई में कई लोगों को पता नहीं होता है। और आज के इस युग में जहाँ पर सब कुछ एक समानता की होड़ सी चल रही है, सब समान है, हाँ हम सब समान हैं, पर उसके साथ ही जो हमारे शरीर की मूलभूत एक संरचना है उसमें भी कुछ अंतर है। जैसे हम जो प्रकृति ने जो स्त्री को बनाया है या जो फीमेल्स को बनाया है, तो हमारे अंदर एक स्पेशल चीज जो दी है कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन ना, उनके अंदर से ही नई उपज होनी है। इस वजह से ही हम स्पेशल हैं और हमें वो स्पेशलिटी अपने में फील करनी चाहिए, तभी हम अपने को वो अपर एज दे पाएंगे या हम अपना ध्यान रख पाएंगे। तो अब स्त्री को एक भूमि की तरह भी कंपेयर किया गया है। जैसे एक भूमि होती है वो उपजाऊ होती है ना, उसको अगर सही देख रेख करी जाती है, उसको सही समय पे बीज, पानी, हवा, धूप अगर दी जाती है तो उसमें अच्छी फसल होती है। उसी तरह से एक स्त्री को भी एक भूमि की तरह से माना जाता है। अब क्या होता है कि जो भूमि होती है उसमें समय का बहुत उपयोगी स्थान है। समय जो है अगर सही समय पर बीज डाला गया, सही समय पर धूप पानी दी गई, तभी वो एक फसल आती है। इसी तरह से क्या है कि हमारे शरीर में भी जैसे स्त्री और पुरुष दोनों के ही शरीर में वात पित्त का और सारे दोषों का एक बढ़ना और घटना रहता है, लेकिन स्त्रियों में किसी भी फीमेल में जब से एक बच्ची जब यौवन अवस्था की दहलीज पर आती है, जिसको कि हम प्यूबर्टी या मिनास बोलते हैं, तो जब वो वहां पर आती है तो उसके बाद से उसके बॉडी में ये हार्मोनल चेंजेस मेल्स की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होते हैं।
हार्मोनल चेंजेस हो गए, या इनको हम वात पित्त और कफ के शब्दों में जब अगर हम बोलेंगे, तो ये चेंजेस मेल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं या एक नियमित स्तर पर होते रहते हैं, जिनकी वजह से फीमेल्स की बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल होती है किसी भी चेंज को लेकर। इसीलिए कहता है ना, फीमेल सेंसिटिव होती हैं, तो फीमेल्स की ये सेंसिटिविटी बुरी नहीं है। वो सेंसिटिव है इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, वो सेंसिटिव है बिकॉज उनकी बॉडी इस तरह से बनाई गई है कि उसमें वात पित्त और कफ के नियमित चेंजेस होने हैं, उसमें हार्मोनल चेंजेस होने हैं। तो अगर हम उन चेंजेस को ध्यान में रखते हुए वो अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या का पालन करें, तो वो एक ज्यादा स्वस्थ जीवन जी सकती है, या हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है वो उसकी स्वास्थ्य पे ज्यादा ध्यान दे पाएगी। जैसे अब इसके उसमें अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हमें ये समझना थोड़ा सा जरूरी है कि वात पित्त और कफ क्या है। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना, इको तो नहीं हो रहा हाँ, है? आपकी आवाज़ थोड़ा सा हो रहा है पर ठीक है, आवाज़ समझ तो आ रही है, समझ आ रही है ना सबको, सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी तक जैसे आपने बताया कि मूलभूत जो प्यूबर्टी से अंतर आने लगता है शरीर के अंदर, महिला और पुरुष के, और वो हार्मोन से जो चेंज है महिलाओं के शरीर में ज़्यादा आ रहा है, तो वहीं से हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ध्यान आवश्यकता है, रखने की ये जरूरत। समझने की आवश्यकता है, हाँ, कि हार्मोन का ज़्यादा प्रभाव है। और महिला तो बहुत प्रेम से भरपूर भी होती हैं और धैर्य से भी भरपूर होती हैं, पर ये उनकी कमजोरी नहीं है, ये उनका गुण ये उनका है ना, संबल ये है। उनका, हाँ, ये उनकी शक्ति है। तो इसी जी। अब हम इसमें अगर वात पित्त कफ को, जो लोग अगर थोड़ा ऐसा है जिसको कि वात पित्त कफ को हम थोड़ा सा 2 मिनट में अगर उसको समझा दें, जिससे कि हमारी आगे की जो पूरी कन्वर्सेशन है उसको वो अच्छे से समझ पाए। देखिए हम हाँ, सभी, वैसे पुराने, हाँ, पुराने सेशन में बता चुके हैं, पर आप भी संक्षेप में बता दीजिए, जो नए लोग जुड़ते हैं हाँ उनके लिए जी, आसान हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं वात पित्त कफ को थोड़ा फीमेल्स की बॉडी में क्या उनके फंक्शंस होते हैं उसी से रिलेट करते हुए ही बताऊंगी। जैसे जी। वात हमारा क्या है, हमारे शरीर में 3 दोष बनते हैं, वात पित्त और कफ। और ये तीनों दोष बनते हैं पंच महाभूतों से। पंच महाभूत हमारे अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश। तो हमारे जो हमारा आकाश और वायु तत्व है, उनसे हमारे शरीर में बनता है वात, वायु तत्व। तो वात का फंक्शन होता है हमारी बॉडी में सारे ही मूवमेंट्स को करना, जितनी भी गतियां हैं, जो भी गतियां हैं, मैं आज यहाँ पर आपसे बात कर रही हूँ, या मेरे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, मैं पानी पीऊं या मेरा भोजन अंदर जाए, या मेरे शरीर में से मलों का बाहर निकलना, इवन मेंस्ट्रुअल ब्लड का बाहर निकलना, बच्चे डिलीवरी के दौरान जो बच्चा होता है उसका बाहर निकलना, ये सारी ही गतिविधियां वात के द्वारा नियंत्रित होती है। वायु जी। एक ऐसा दोष है जो कि अपने आप में मोबाइल है, बाकी हमारे पित्त और कफ इमोबाइल दोष है। तो होता क्या है कि ये वात जो है यही एक गति वाला मूविंग फ्रैगमेंट है हमारी बॉडी का। तो ये, जैसे मैंने बोला कि ये मूवमेंट, सारे मूवमेंट्स को यही रेगुलेट करता है। इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे जब निनार्क होता है, जब पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं, उस समय से वात की प्रबलता बढ़ती जाती है ना। वायु अच्छा। अगर बैलेंस रहेगा तो आपकी पीरियड्स नॉर्मल आएंगे। अच्छा, अच्छा, ये नई जानकारी है। अक्सर हम समझते हैं कि थोड़ा सा उम्र होने में बात बढ़ता है, पर आप हाँ बता रहे हैं वो एक, महिलाओं के लिए हाँ वो जल्दी एक शुरू हो हमारा, जाता है। जैसे कि हमारा एक वात पित्त और कफ होता है कि जो हमारी बाल्यावस्था है वो कफज प्रधान है, जो जी। मिडिल एज है वो हमारी पित्त प्रधान है, और जो हमारी ओल्ड एज है वो हमारी वात प्रधान है। लेकिन जो भी मूवमेंट्स है बॉडी के वो सब वात के हैं। तो अगर हमारी बात। बॉडी, इस समय हमारे मेंस्ट्रुअल, जब लेडीज में या जब स्त्रियों में जब पीरियड्स हो रहे होते हैं, तो उस समय वात अपने आप बढ़ा हुआ होता है। उस समय अच्छा। अगर हम बहुत ज्यादा एक्सर्शन करें या वात बढ़ने वाले आहार विहार करें, तो हमें पीरियड्स में दिक्कत हो सकती है। अच्छा। तो फिर दूसरा हमारा, हाँ, दूसरा हमारा दोष आता है जिसको कि हम पित्त बोलते हैं। पित्त इज फायर एंड वाटर। तो ये हम एक एसिड की तरह से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये हमारे डाइजेशन, हेयर, स्किन, आईज और साथ ही हमारे हॉर्मोन्स को भी हम पित्त से ही कंपेयर कर सकते हैं।
जी। तो अब ये पित्त है, तो जितना हमारे जब ब्लड है, ब्लड भी रक्त भी एक पित्त का ही वो माना जाएगा। हाँ, तो हमारे जब हार्मोन्स चेंजेस होते हैं तो वो भी पित्त है। जब हमने देखा कि मेनार्क के बाद लड़कियों में पिंपल्स आने की शिकायत शुरू हो जाती है या बालों की दिक्कत होने लगती है, तो वो हमारा पित्त का प्रॉब्लम है। इसलिए हमको इसको पित्त को ध्यान में रखना होगा। फिर हमारा तीसरा आया कफ। कफ है हमारा जल और पृथ्वी महाभूत से बना है हमारा जल दोष, सॉरी, कफ दोष। तो कफ का क्या काम होता है? शरीर को स्थिरता प्रदान करना। कफ का काम है शरीर को स्थिरता प्रदान करना। हमारे शरीर के जितने भी फ्लूइड्स हैं वो सब हमारे कफज से रिलेटेड है। अब अगर हम बहुत ज्यादा देर बैठे रहते हैं या हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है या हम बहुत सारी जंक फूड्स खाते हैं, तो हमारे शरीर में कफ बढ़ता है, जिससे या जैसे कि हमारा वेट गेन है, या आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है पीसीओडी या पीसीओएस जिसको बोलते हैं, तो ये सब हमारी कफ से रिलेटेड है। अच्छा, तो ये हमारे तो दोषों ये का अब। जानकारी आप, हाँ, हाँ हाँ, जी। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं वात पित्त कफ के दोष हैं, हम 5 महाभूतों से बने हैं। तो जो इन 5 महाभूतों का जो कॉम्बिनेशन है, कई बार वात का प्रकोप रहता है शरीर में, कई बार पित्त का रहता है, कई बार कफ का रहता है। जो हमारी प्रकृति रहती है उसमें बैलेंस बना रहे तो हम स्वस्थ रहते हैं, और उनके अनबैलेंस हो जाए तो हमें थोड़ी सी स्वास्थ्य में हानि हो जाती है। तो ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं महिलाओं के लिए अब जब प्यूबर्टी आती है तब से क्या वात के अंदर चेंज आ रहा है? अगर उसी समय पित्त में आ रहा है तो पिंपल्स आएंगे, वात में आ रहा है तो आपकी जो साइकिल है उसमें परेशानी आ सकती है। यही बात बता रहे थे डॉक्टर साहब। ठीक है, और अगर ये वात पित्त का अपने को ये कन्फ्यूजन हो तो पहला सेशन है यूट्यूब पर, वो आप देख सकते हैं, डिटेल में है उसमें। ठीक है, कफ के बारे में बताया, कफस। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी भैया, आवाज आ रही है जी। हाँ, हाँ, आप बताइए, बताइए। हाँ जी। तो अब जैसे कफज के बारे में हमने बात करी थी कि पीसीओडी या पीसीओएस जैसी जो बीमारियां हैं वो हमारे कफ बढ़ने से ज्यादा होती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम ये वात पित्त कफ को समझकर, या अब हमारे शरीर में कौन सा वात पित्त, या जैसे हमारी प्रकृति होती है, हर किसी की एक मूलभूत अपनी प्रकृति होती है जिसको कि हम बॉडी टाइप बोलते हैं। तो ये इस प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है कि आपके शरीर में वात ज्यादा है या पित्त ज्यादा है, या वात पित्त दोनों है। होते सब में तीनों है, लेकिन कौन सी किस दोष का प्राधान्य है हमारे शरीर में। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें ये पता चल जाए, आप किसी वैद्य से अपनी नाड़ी परीक्षा कराकर, वो आपकी सारे शरीर को देखकर, आपके सारे और फीचर्स को देखकर आपको जब ये बताएं कि आपकी ये प्रकृति है, उसके हिसाब से अगर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें तो आप में इम्बैलेंसेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आप उसके बहुत सु अकॉर्डिंग अपना, हाँ, डाइट और लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। बहुत सुंदर, है ना? कितना आसान हो जाएगा अगर हम ये समझ लेंगे दोष क्या चल रहा है हमारा, और उसको हम रिलेट कर पाएँगे। तो फिर जो महिला होती हैं, है ना? कम उम्र में होती है तो उनमें क्या परेशानी क्या आ जाती है? क्या नॉर्मल परेशानियाँ का सामना करना पड़ सकता है उनको? हाँ जी। देखिए, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है भैया, जिसमें ये हम लोग ये समझते हैं कि जैसे ही जब 13-14 साल के आसपास, या अब तो खैर वो एज भी और छोटी हो गई है, 10 से 12 साल में हाँ, जब लड़कियां बड़ी होती हैं, या जब उनमें पीरियड्स आने स्टार्ट होने वाले होते हैं, उनमें अपने शारीरिक और मानसिक बदलाव आने लगते हैं। तो कई बार माँ बाप भी, या कई बार अवेयरनेस ना होने के कारण उनको समझ नहीं पाते, या ये भी नहीं पता कि उनको समझाएं कैसे, क्योंकि जो मिनार्क वाली एज है उसमें बहुत सारी चेंजेस होते हैं बॉडी पे। उसके समय पे जो सबसे कॉमन हमारे पास बच्चियां आती हैं जो दिक्कतें लेकर, उनमें सबसे ज्यादा होता है या तो उनके पीरियड्स इरेगुलर हैं। शुरुआत में ये एक नॉर्मल बात भी है कि 8 महीने कभी हुआ, फिर 4-5 महीने नहीं हुए।
तो लेकिन ये चीज ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचनी चाहिए, साल भर में ही रेगुलराइज हो जानी चाहिए। फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना या बहुत ज्यादा पेन होना, इतना दर्द होना कि बच्चियां अपना रेगुलर स्कूल या अपने दैनिक क्रिया काम भी ना कर पाए, ये हो गया। या उसके साथ ही उनको जो है मूड स्विंग्स होने लगते हैं, या फिर स्किन में एक्ने हो गई, पिंपल्स हो गई, हेयर फॉल हो गई। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जब हमारा पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उस समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब चीजें होती है। अब इसके लिए हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा स्किन है या हमारे हॉर्मोन्स है, ये सब हमारा पित्त का लक्षण है, पित्त की वजह से कंट्रोल होते हैं, है ना। अब आयुर्वेद में एक बहुत अच्छा वो बताया गया है कि जो पीरियड्स हैं या जो नॉर्मल मेंसेस होती हैं बच्चों लड़कियों के लिए या स्त्री के लिए, उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि वो आप लोग ने आलता देखा होगा, आलते की तरह, या जो वीर बहुटी एक कीड़ा होता है उसकी तरह, और उसमें ना ही दर्द होना चाहिए, ना उसमें बहुत ज्यादा ना जलन होनी चाहिए, ना ही वो चिपचिपा होना चाहिए। तो अभी आजकल के कॉन्टेक्स्ट में एक ये बहुत गलत बस गया है कि जो लड़कियां मतलब जो पीरियड्स में अगर दर्द है तो वो एक नॉर्मल चीज है, जबकि दर्द होना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। ये किसी के लिए भी जरूरी नहीं है कि वो हर महीने कुछ दिन दर्द सहे, दर्द की गोलियां खाए और अपना काम करे। कुछ लोगों को तो इतना ज्यादा दर्द भी होता है कि वो गोली खा खा कर भी वो अपना काम नहीं कर पाते हैं। तो आयुर्वेद में बताया ये गया है कि जो हमारी नॉर्मल साइकिल है उसमें हमको दर्द नहीं होना चाहिए, ना ही ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ना ही ब्लीडिंग बहुत कम होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारी बॉडी की कुछ फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, मतलब हमें उसकी ध्यान देने की जरूरत है, उसकी चिकित्सा करने की जरूरत है। अब ऐसा अगर कुछ है तो आप एक, कैसा, ये कैसा पहचानेंगे कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रहा है? हाँ, बेसिक क्वेश्चन तो ये आता है। ये देखिए, अब ये पहचानने के लिए तो हम, अब देखिए ये पहचानने के लिए हमको ये करना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा का मतलब है कि भाई अगर वो बच्ची या वो स्त्री दिन में 2 से 3 बार अगर वो चेंज कर रही है तो दैट इज ओके। लेकिन अगर उनको इतना ज्यादा हो रहा है कि उनको उससे कमजोरी आ जाती है, कभी कभी बच्चों को चक्कर भी आने लगते हैं, या फिर वो 5-6 बार चेंज करती है तभी भी वो इस लायक नहीं होती है कि वो घर से बाहर जा पाए या कुछ काम कर पाए, तो ये सब चीजें अगर है तो इसका मतलब ये है कि आपको ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ हाँ और हाँ, अगर ठीक है। ऐसा कुछ है तो इसका मतलब है कि आप किसी अच्छे डॉक्टर से, किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सही खान पान के बारे में बताएंगे जिससे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम ना हो, वो एक नॉर्मल लेवल पे बना रहे, और उसके साथ ही आपके पेन और ब्लीडिंग को कम किया जा सके। जैसे कि आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी रसायन औषधि है, जैसे हम शतावरी का नाम लें, शतावरी है, अशोक है, अर्जुन है, ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारे पीरियड्स को नॉर्मलाइज करती हैं, और इनके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, ये एक रसायन के जैसे काम करेगी। तो इन सब चीजों के ध्यान से, और सही सोने जगने के, अगर हम सही सोने जगने के नियम का पालन करें, सही खान पान का पालन करेंगे, तो हम ये मीनात में होने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं। इसी के साथ क्या होता है कि बहुत ज्यादा पिंपल्स आने लगते हैं। तो अब पिंपल्स, अब अगर आपकी स्किन उस समय हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऑयली होने लगती है, तो ऑयली स्किन को हमको बैलेंस करने के लिए क्या, पित्त कम करने वाले भोजन का सेवन करना चाहिए। अब जनरली होता ये है कि लड़कियां क्योंकि पित्त प्रधान होती हैं, उन्हें ज्यादा चटपटी चीजें, ज्यादा चटर पटर वाली चीजें अब स्वाभाविक रूप से ही पसंद होती है। लेकिन उस पे अगर हम उसको बैलेंस करेंगे तो हम ये स्किन की प्रॉब्लम से बहुत अच्छे से निजात पा पाएंगे। इसी के साथ बहुत अच्छे ब्लड प्योरीफायर्स होते हैं, जैसे कि हमारा मंजिष्ठा है, लोद्र है, नीम है। ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाल देती हैं, आपके ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। तो जब ये ब्लड को प्योरीफाई करती है तो ऑब्वियसली आपके पिंपल्स और एक्ने वगैरह आना कम हो जाए।
हाँ, बहुत सुंदर। तो ये जैसे पित्त की प्रॉब्लम आई या क्लींजिंग कर रही हैं, तो इसको पहचाने कैसे? पिंपल आने से या उससे पहले भी कुछ ऐसा उपचार रख सकती है, अपनी रूटीन बना सकती है? जैसे आप बता रही थी सोना सही हो या जागना या रूटीन, तो जनरल रूटीन क्या फॉलो करें महिला हाँ, इस वक्त? देखिए होता ये है भैया कि जैसे आजकल हमने क्या कर रखा है कि हमारी दिनचर्या का बिल्कुल जिसे हम ना उसके रिवर्स गियर में चले गए हैं। हमने दिनचर्या को रिवर्स कर दिया है। हम दिन में सुबह सोते हैं, रात में जगते हैं। तो इससे ये एक बहुत ही विपरीत चक्र हमारा चल गया है। देखिए मैं एक हमारे उसमें एक चीज होती है जिसको कि हम बॉडी क्लॉक बोलते हैं, है ना? तो बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे दोषास्था हमारे शरीर में सही जो वात पित्त और कफ है वो एक नियत समय पर हमारी प्रकृति में बढ़ते हैं और उसी समय हमारे शरीर में भी बढ़ते हैं। तो वो उस बॉडी क्लॉक अगर हम अपनी बॉडी क्लॉक को नेचर की क्लॉक के साथ अलाइन करके रखेंगे तो हमें ये दिक्कतें कम आएंगी। अब जैसे क्या है कि जिस समय हमारे पीरियड्स हो रहे होते हैं तो मैं जैसे कि हमने अभी बात करी थी जब हमारे पीरियड्स हो रहे होते हैं तो उस समय शरीर में से रक्त बाहर जा रहा है। तो ये वात की गति है, वात की वजह से। तो अगर हमने उस समय पे जिस 5 दिन 6 दिन हमारे पीरियड्स हो रहे हैं अगर हम उस समय थोड़ा सा अपने शरीर को विश्राम दें, रात को मतलब दिन में भी बहुत ज्यादा हैवी काम ना करें, रात को प्रॉपर समय पर सोएं, सुबह समय पर जगें, बहुत ज्यादा वात प्रधान खाना ना खाएं जैसे कि राजमा चना छोला या फिर बहुत तला भुना खाना, ये सब चीजें अगर नहीं खाएंगे तो हमारे वो 5 दिन जो पीरियड्स के हैं वो बहुत ही आराम से कंफर्टेबली निकल जाए। अच्छा, तो आपका ये मानना है कि इस दौरान हम महिलाओं के अंदर वात की प्रधानता आ जाती है, वात की तो प्रधानता होती है। तो इसलिए ऐसे कोई भी काम नहीं करें जिससे वात और बढ़े, तो फिर वो आसान हो जाएगा समय। बहुत सुंदर। और उसी के साथ ही हमको पित्त का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो ब्लड है, तो ब्लड जैसे हमने बोला रक्त पित्त का ही है। तो इससे हमें क्या करना चाहिए कि पित्त वही बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खाने पीनी चाहिए, नहीं तो वो एक्सेस ब्लीडिंग के रूप में भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो हमें एक बैलेंस करके आपके शरीर आपकी प्रेजेंट प्रकृति आपकी प्रकृति क्या है और आपका प्रेजेंट विकृति इम्बैलेंस क्या है उसके ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी से अपना कंसल्टेशन करवा कर अगर आप अपना प्रॉपर एक डाइट चार्ट बनवा पाए या आपके लिए क्या सही है क्या नहीं सही है वो करवा पाए तो आपको बहुत मदद मिल सकती है। अच्छा, महामारी में आप बोल रहे हैं वात की वजह से तो सब निष्कासन हो रहा है शरीर से, जी। जो भी दूषित खून है सब जा हाँ रहे हैं जी। बाहर, है ना, जिसकी ज़रूरत नहीं है शरीर में, पर उसके साथ पित्त भी बढ़ा रहता है उस हाँ समय। जी बिल्कुल। तो ये दोनों चीज़ों पे ध्यान देना होगा, वात पे भी और पित्त पर भी। बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है। तो इसमें और क्या ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी? और जैसे देखिए दर्द जैसे किसी को हो जाता है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है मान लो, तो उसमें कैसे करेंगे? दोनों चीज़ें हैं, दर्द है तो शायद इसका संबंध वात से ही हो सकता है, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है शायद पित्त से हो सकता है ना? देखिए बात से हमारा दर्द भी हो सकता है और बात क्योंकि गति या किसी भी मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है तो ये भी हो सकता है कि बात बढ़ने की वजह से भी एक्सेस ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये जब तक आप किसी डॉक्टर से ना मिलेंगे तो वो बताना उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि और दूसरी चीज ये होती है कि जब बात है वही एक मोबाइल है तो वो पित्त बात अगर बढ़ा है तो वो पित्त और कफ को अपने साथ साथ आगे ले जाता है, मतलब वायु इज द लीडर, हाँ जी। है ना? तो वायु है तो वो पित्त और कफ को अपने साथ में ले जाता है। तो उस समय अगर आप हल्के सुपाच्य भोजन का प्रयोग करें जैसे कि हल्की खिचड़ी खाएं, पतला दलिया खाएं, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल सूप्स लेने का प्रयोग करें, ठंडे फल ना खाएं, ठंडे फल खाने से आपका वात भी बढ़ सकता है। तो ठंडे फल ठंडी सब्जियों का प्रयोग ना करें, एक्सरसाइजेस ना करें। एक्सरसाइजेस में आप सिर्फ अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है तो आप सिंपल वॉकिंग 15-20 मिनट की वॉकिंग दिन में 2 बार, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से
उस समय आप 5 दिन योगा अगर आपकी पहले से आप नहीं करते हुए हैं तो उन 5 दिन योगा ना करें, लेकिन बाकी के सारे महीने में आपको योगा करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी की सारी मसल्स और हॉर्मोन्स नॉर्मल लेवल पे रहेंगे। फिर आपका अगर उसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपके पीरियड्स में माहवारी के समय आपको दिक्कत हो रही है, तो जैसे हमारी शतावरी है, ये बहुत अच्छा काम करती है। या आप नाभि पर अगर आप रेगुलर तेल का प्रयोग करते हैं, नाभि पे अगर हम नाभि और हम उसके आसपास की जो हमारा एब्डोमेन पेट वाला एरिया है, अगर हम उस पर ऑयलिंग करते हैं तो भी हमारी ब्लीडिंग में हमको बहुत आराम मिलता है। हाँ, इससे बात को थोड़ा बैलेंस कर पाएंगे वो। हाँ, गुनगुने पानी की आप बॉटल रख सकते हैं, गुनगुना पानी प्रयोग में लाएं पीने के, स्नान करने के, तो उससे भी हमारे वात को बैलेंस करने में बहुत आराम मिलता है। हल्के जो हमारे अच्छे ये तीखे नहीं, जो हल्के स्पाइसेस हैं जैसे कि हमारा धनिया है, सौंफ है, ये चीजें भी हमारे उसमें काम करती हैं। अच्छा, सारे जो कूलिंग हमारे खाने के जो मसाले हैं जिनसे हाँ जी, थोड़ा सा हमको मिर्च है, पित्त काली मिर्च बैलेंस है, ये होता है। सब चीजें नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो उस समय हमारा पित्त की प्रवृत्ति हो रही है और वात की प्रवृत्ति हो रही है, दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। तो खाने में ऐसे मसालों का कम, शायद वहाँ पे ये भी होता है कि हमारे हार्मोन्स काफ़ी इस्तेमाल हो रहे हैं, काफ़ी हार्मोन एक्टिव रहते हैं, तो शायद मन में भी कुछ उतार चढ़ाव हो जाते हैं, मूड स्विंग बोलते हैं, ऐसा कुछ भी होता है क्या? हाँ और जी, उसका रीज़न क्या होता है? हाँ, उसको भी तो कैसे ये देखें? हमारे हमारे जो पीरियड्स हैं, ये हमारे पूरा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस को सिंबलाइज करता है। मतलब एक पीरियड आने का मतलब है कि पहले हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट किया, वहां से कुछ हार्मोन्स, कुछ फंक्शंस निकले, वो पिट्यूटरी पर गए, पिट्यूटरी ने ओवरी को एक्टिवेट किया, तब आपका ये पूरा एक साइकिल होके आपके एक पीरियड्स आते हैं, या वो एक साइकिल कंप्लीट होती है। तो उससे क्या, अगर हमारे ये एचपीओ एक्सिस अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो ये साइकिल आपकी रेगुलर लेवल पर चलती रहती है। लेकिन अगर एचपीओ एक्सिस में कुछ भी ऊपर नीचे होता है, तभी हमारे पीरियड्स में दिक्कत होती है, जैसे कि पीरियड्स ना आना, या पीरियड्स डिलेड आना, या पीरियड्स बीच में आ जाना, तो ये सब हमारे एचपीओ का इम्बैलेंस है। तो इसीलिए ये देखा गया है कि जब भी बहुत स्ट्रेस होता है या बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है, तो हमारे पीरियड्स में इम्बैलेंस हो जाता है। या तो पीरियड जल्दी आ गए, 10 दिन पहले आ गए, या फिर 15 दिन बाद तक नहीं आए, या फिर ब्लीडिंग बहुत हैवी हो गई या बहुत कम हो गई। इसीलिए ये कहा जाता है कि रेगुलर साधना और ध्यान करने से, रेगुलर योगा, सुदर्शन क्रिया और ध्यान करने से ये हमारा एचपीओ एक्सेस जो है, ये भी एक परफेक्ट बैलेंस पे काम करता है। इससे हमारे मूड स्विंग्स भी कम होंगे और साथ ही हमारी जो साइकिल्स है वो रेगुलर रूप में चलती रहेंगी। अच्छा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम इसलिए शायद बताते हैं कि हम थोड़ा-सा आराम से रहें, विश्राम रखें, है ना? क्योंकि इतने सारे हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, अगर हम एक्टिव रखेंगे अपने को तो फिर हार्मोन की आवश्यकता कहीं और भी होगी, है ना? हाँ, देखिए जैसे ना शायद यही एक वजह भी थी कि जैसे पहले हमारे मतलब जो शुरुआत, जो हमारी एंशियंट वो था, उसमें फीमेल्स का और मेल्स का दायरा अलग अलग था। मतलब फीमेल्स का कुछ और कार्य निर्धारित थे, मेल्स के कुछ और कार्य निर्धारित थे। अब आजकल तो सब कुछ मिक्स एंड मैच हो चुका है, सब एक दूसरे के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस समय पर ये कुछ नियम बनाए गए थे, जैसे कि हमें ये किचन में नहीं जाने दिया जाता था, स्त्रियों को उन 5 दिनों में किचन में नहीं जाने दिया जाता था। तो उसकी वजह ये थी कि अगर हमने स्त्री को किचन में जाने से मना कर दिया, इसका मतलब है हमने उसको एक जगह कर दिया, वो कुछ और नहीं कर सकती, फिर वो अपने आप आराम करेगी। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका था, बहुत ही साइंटिफिक थॉट थी कि हम उस दिन 5 दिन उस लेडी को अगर आराम दे रहे हैं, तो हम उसकी बॉडी को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं उस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरने के लिए। जी, जी, बहुत अच्छी सोच थी, लेकिन ये रूढ़ी बन गई, लोगों को
गलतफहमी रही, भ्रांति बन गई, तो आप सब समझ लें कि इसकी मेन उद्देश्य था महिलाओं को आराम दें। और आजकल ऐसा भी चल रहा है, कुछ ये मुहिम भी चल रही है कि जो महिलाएं काम करती हैं, ऑफिसों में जाती हैं, उधर भी पीरियड के दौरान उनको थोड़ा सा अवकाश दिया जाए। ऐसी बातें चल रही हैं, क्योंकि ये शरीर हाँ, में हार्मोन चेंज आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है एक्टिविटी, और आप उसमें एक्टिव रहेंगे, डिसीजन लेंगे, तो हो सकता है तनाव की स्थिति हल्की सी बनी हुई है। जब ये प्रोसेस हो रहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोसेस है, अगर वो हो रहा है तो हम विश्राम में जितना रहेंगे उतना ही अच्छा कर पाएंगे। जी, मतलब अपने शरीर, वो एक ऐसा समय है जिसमें आप हम जितना अपने शरीर और अपने मन के साथ रहे, मतलब दैट इज द टाइम टू डू गो इनवर्ड्स, मतलब सारी दुनिया से अलग हटकर आप वो कुछ समय अपने साथ व्यतीत करें, अपने शरीर को ऑब्जर्व करें, जितना हो सकता है ध्यान करें, आराम करें, तो हम ये साइकिल हमारी कंफर्टेबली निकल सकती है, मतलब हमारे बहुत सारे इम्बैलेंसेस होने से भी बच सकते हैं। तो ये एक रूढ़ी नहीं थी, ये एक थी साइंटिफिक सोच, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको मिस इंटरप्रेट कर दिया गया। हाँ, ये बिना अज्ञानता से यही होता जी, जानता। है ना, जब उसको समझते नहीं हैं और उसको सिर्फ अनुसरण करते हैं, तो ये गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। तो ये कैसे जाने, जैसे महिला, आपने बोला जब छोटी उम्र में शायद 4-5 दिन पीरियड जाता है, तो अब आगे मैच्योर उम्र में आने के बाद क्या पीरियड 3 दिन होते हैं, 4 दिन होते हैं, 5 दिन होते हैं, कैसे समझा जाए? देखिए भैया, जैसे ये हर किसी का अलग अलग होता है, अच्छा। जैसे किसी को 3 दिन ही उसका नॉर्मल होता है, पर जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 3 से 5 दिन को मानते हैं। 3 से 5 दिन तक आपकी नॉर्मली एक साइकिल जो है चलती है। तो अब ये हो सकता है कि जैसे 40-45 के बीच में जब हमारा मेनोपॉज के टाइम, पेरी मेनोपॉज एरिया जिसको कहा जाता है, प्री मेनोपॉज टाइम, उस टाइम पर वो अपने आप धीरे धीरे कम हो सकते हैं या आगे पीछे हो सकते हैं, तो वो मेनोपॉज वाला टाइम होता है हमारा। अब आयुर्वेद में, जैसे हम, मैंने मिनार्क के टाइम, मिनार्क मतलब जब हमारे पीरियड स्टार्ट होने वाले होते हैं, और मेनोपॉज मतलब जब हमारे पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं या उसमें पॉज लगने वाला होता है, तो जिस तरह से हम मिनार्क के समय पे एक बच्ची का ध्यान रख सकते हैं, उसको कंफर्टेबली आगे बढ़ा सकते हैं, उसी तरह से अगर आयुर्वेद के नियमों का या आयुर्वेदिक रसायनों का सेवन किया जाए, तो हम मेनोपॉज के समय होने वाली भी कई सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। जैसे मेनोपॉज की अगर हम बात करें, तो मेनोपॉज के समय क्या होता है, लेडीज में जो हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी होने लगते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, उनमें एकदम से गर्मी लगना जिसको कि हम हॉट फ्लशेस बोलते हैं। कभी कभी देखा होगा सर्दी है लेकिन फिर भी एक लेडी है उसको पूरा पसीना पसीना आ गया, बहुत एकदम से गर्म लगा, वो पंखा चला रही है, या फिर इरिटेबिलिटी बहुत हो जाती है, जॉइंट पेन होने लगते हैं, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, बॉडी की वेट बढ़ने लगता है। तो ये सब चीजें मेनोपॉज के समय आने वाली दिक्कतें होती हैं। इस समय में क्या होता है कि हमारे शरीर में का वात की वृद्धि होने लगती है, फिर से वात की वृद्धि होने की वजह से वो कफ को कम करती है, कफ और पित्त का क्षय करती है, आगे जाकर फिर वो बॉडी के टिश्यूज को भी और कम करती है, जिसको कि हम धातु क्षय बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मेनोपॉज के बाद में और हॉर्मोन्स की भी कमी होती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे मेनोपॉज के बाद बोन्स वीक हो जाते हैं, तो फीमेल्स को सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में जो हमारी अवेयरनेस है हेल्थ को लेकर, उसमें हम अभी भी वो सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं। अच्छा। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है जिनको कि हमें फॉलो करना चाहिए। अब आयुर्वेद में क्या होता है कि अगर हमने इनका ध्यान रखा, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारी लेडीज हैं जिनको कि पहले इरेगुलर पीरियड्स की, अभी आया 10 दिन हो रहा है, 15 दिन हो रहा है, फिर उसके बाद 3 महीने नहीं आया, फिर 15 दिन हुआ, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा दिक्कत, बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती थी। तो जब उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयों का अपने नियम, अपनी एक्सरसाइज नॉर्मल रूटीन में करना शुरू करी, अपने खान पान को थोड़ा और स्वास्थ्यवर्धक बनाया, तो उसका जब वो फॉलो करते हैं तो उनको
ये मेनोपॉज का समय बहुत आसानी से निकल जाता है, उनको हॉट फ्लशेस या मूड स्विंग्स या नींद वगैरह की दिक्कत नहीं होती है। तो ये जैसे मूड स्विंग होते, भावनात्मक रूप से मैंने देखा काफ़ी परेशानी हो जाती है महिलाओं को मेनोपॉज में, तो ऐसा उन उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? क्या तरीका होता है? क्योंकि उसको काफ़ी लंबे समय चलता है, ये कुछ बहुत 1-2 लंबे महीने में। समय तक चलता है, बहुत लंबे समय तक चलता है, और अगर उसको ध्यान नहीं दिया गया तो काफी ज्यादा लंबे समय तक भी चलता है, जो कि पूरी फैमिली के लिए भी और खुद उस महिला के लिए भी बहुत तकलीफदेह होता है। तो उस समय पे मैं सबसे ज्यादा ये कहूंगी कि आप सबसे पहले तो अपने अच्छे खान पान की, जैसे एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना शुरू करें। हॉर्मोन्स विड्रॉल होने की वजह से बॉडी में कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी, कैल्शियम है, विटामिन डी है, उसकी डेफिशिएंसी भी होने लगती है, जिससे कि हमारे बोन्स और जॉइंट्स वीक होती हैं। तो आप पहले तो आप अपने सप्लीमेंट को बहुत अच्छे से करें, खाना अच्छा लें, और साथ ही योगा और ध्यान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। फिर से जो हमने ये एंजाइटी है या स्ट्रेस है या डिप्रेशन है या मूड स्विंग्स है, ये सब हमारे गवर्न हो रहे हैं ब्रेन से। तो ब्रेन की क्लेंजिंग करने के लिए या ब्रेन को लेवल आउट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा हमारा जो है वो है ध्यान, मेडिटेशन करना और योगा करना। साथ ही अगर हम इसको ये कहें कि अगर हम आयुर्वेद में पंचकर्म का सहारा लें, पंचकर्म जैसे कि हमारे 5 तरह से हमारे शरीर में से अशुद्धियों को निकाला जाता है। पंचकर्म में जैसे हमारा पहला होता है वमन, जिसमें कि हम वॉमिटिंग इंड्यूस कराते हैं। विरेचन, जिससे कि हम लूज मोशंस कराते हैं। फिर हमारा तीसरा आया जिसमें कि हम मेडिकेटेड एनिमल्स देते हैं, जिसको बस्ती कहा जाता है। चौथा जिसमें कि हम नाक से मेडिसिन देते हैं, जिसको नस से बोलते हैं। और पांचवा रक्त मोक्षण, यानी कि ब्लड ब्लेटिंग, जो इम्प्योर ब्लड है बॉडी में से। तो अगर हम पंचकर्म का सहारा लें, जैसे हमने साल में एक बार विरेचन करवाया या बस्ती करवाई, तो हमारे जो घृतपान दिया जाता है या जिन मेडिसिन के थ्रू बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाला जाता है, वो हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी बहुत है, और टॉक्सिन्स को कंप्लीटली फ्लश आउट करके बॉडी में से आपको एक बहुत ही स्मूथ सेलिंग मेनोपॉज की तरफ ले जाता है। तो आप एडवांस कोर्स ज़रूर करते रहें इस समय ज़्यादा। एडवांस कोर्स बहुत तो हर किसी को साल में 2 करने ही चाहिए। जो 3 4 कर सकते हैं वो 3। 4 हर 3 महीने में करना है। हाँ, जितने 3-4 एक्चुअली हमें जितने हम साल के हैं उतने एडवांस कोर्स हमारे होने चाहिए। हाँ, नहीं अभी मैं तो पहले से ही बोलता था 4 करो, क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा हमेशा आश्रम में रहते हुए भी हर 3 महीने में करता था, तो बहुत अच्छा लगता था। और अब गुरुदेव भी यही बोल रहे हैं कि 3 महीने में कर लेना चाहिए, इतना ज़्यादा तनाव परेशानियाँ हैं। तो ये हाँ, सब क्या क्योंकि होता है, आपकी सेहत को फ़र्क डालती है। हमको पता नहीं होगा, हम तनाव लेके बैठे रहते हैं, फिर बोलते हैं हमको ये परेशानी आ रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रही है। पता चला वो तनाव से ग्रसित है, शरीर दर्शा रहा है, हो क्या रहा है। तो आप ज़रूर करते रहें। और हाँ, ये जैसे भी। हाँ शरीर बता। के लिए तो हम नहा लेते हैं, जी। अब ब्रेन को नहलाने का तो कोई और तरीका है नहीं सिवाय मेडिटेशन के, मेडिटेशन और ध्यान अपनी क्रिया करने के। तो इसको हमें हर किसी को जरूर करना चाहिए। इसका मेडिकल बेनिफिट भी, मेडिकली प्रूवन बेनिफिट्स हैं हमारे मेडिटेशन के, जो कि सिर्फ स्ट्रेस या एंजाइटी पर नहीं, इवन आपके हार्मोन लेवल्स को भी बहुत बैलेंस करता है। हाँ, वो तो बहुत सुंदर है। तो जो पीकॉस और पीकोड की प्रॉब्लम ये सब आती है महिलाओं को, ये सब में कई दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? 2-3 क्वेश्चन आए इसके रिलेटेड। हाँ जी, पीसीओडी भैया। हाँ, पीओसीओडी, हाँ। पीसीओडी, पीसीओएस आजकल ये बहुत ही कॉमन एक बनता जा रहा है। अगर हम कहें तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में भी अराउंड 25 टू 30% अर्बन लेडीज, मतलब जो शहरी जनसंख्या है उसमें 25 टू 30% फीमेल्स हमारी पीसीओडी या पीसीओएस से ग्रसित हैं। इसका इसका जो प्रेवलेंस देखा गया है वो भी हमारी शहरी पॉपुलेशन में ज्यादा है कंपेयर टू विलेज। इसका रीजन ये है कि आज भी हमारे गांव में या जो हमारी ग्रामीण जनसंख्या है वहां पर फिर भी लोग अभी इतना उनका लाइफस्टाइल परिवर्तित नहीं हुआ है, या अभी फिर भी उनको हार्डशिप ज्यादा है।
अभी हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो यहाँ हम लेडीज हैं, उसमें शहर में रहने में हमारा क्या हो गया है कि हमारा लाइफस्टाइल और फूड बहुत हद तक चेंज हो चुका है। उसका रीजन फास्ट मूविंग लाइफ, बहुत ज्यादा करने के लिए चीजें हैं, समय कम है तो हर कोई बहुत जल्दी में है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो ठहरे, फ्रेश खाना बनाए, फ्रेश खाना खाए। कभी कभी खाना नहीं है तो जो भी जंक फूड अवेलेबल है, या मैगी बना लिया, कुछ भी बना लिया, रात का खाना फ्रिज में रखा है उसको खा लिया, या फिर रास्ते में से एक सैंडविच खा लिया, फल खाने की जगह फल का एक जूस पी लिया। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आधे आधे दिन, या हम ये कहें 12 से 14 घंटे आजकल की हर लेडी जो भी वर्किंग है वो सिर्फ एक कुर्सी पे बैठकर उसको भी पूरा दिन गुजारना पड़ता है। रात रात भर काम, स्ट्रेस, ओबेसिटी, बहुत ज्यादा वेट बढ़ना, इन सब की वजह से हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स की इम्बैलेंस होती है, से हमारी ओवरीज में छोटी 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 सिस्ट, या जिनको कि हम गांठें कह सकते हैं, वो बन जाती है। ये फर्दर हमारे और भी हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं। शुरू कई कई बार तो ऐसा होता है कि ठीक है पीसीओडी है, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, बट इन एडवांस स्टेजेस ये इनफर्टिलिटी को भी कॉज कर सकता है। मतलब आपको कंसीव करने में भी आपको दिक्कत हो सकती है, या आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, या फिर बहुत बहुत महीनों तक पीरियड्स नहीं आए, या बहुत पेन के साथ पीरियड्स आए। फर्दर इट लीड्स टू वेट गेन हो सकता है, मेल पैटर्न, हेयर, बाल, शरीर जो हमारे चेहरे पर बाल निकल सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारी पीसीओडी की वजह से हो जाती है। तो पीसीओडी का इसको भी मेन फैक्टर जो है वो वही हमारा स्ट्रेस और रॉन्ग डाइट एंड लाइफस्टाइल, व्हिच वी आर नोइंगली और अननोइंगली फॉलोइंग। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया कि 18 साल की उम्र है ना? पीरियड भी 2-3 महीने से नहीं आ रहे हैं, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, 18 साल की उम्र है, वो क्या से देखें इसको? वो कैसे उसको सही करें? हाँ, उसको कैसे मैनेज करें? हाँ देखिए, अभी तो उम्र 18 साल ही है, तो उसको सही करना बहुत ज्यादा दिक्कत का काम नहीं है। वो एक बार अपने पास में किसी भी, अगर कोई अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर हो तो उससे मिले, अगर नहीं है तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करते हैं। वो हमसे बात कर हमसे करके, क्योंकि इसमें उनकी उनको उनकी प्रकृति देखते हुए, उनकी प्रेजेंट बैलेंसेस देखते हुए, उनका क्या पर्टिकुलर लाइफस्टाइल है इस समय, उसको देखते हुए उनका, अगर वेट ज्यादा है तो वेट मैनेज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या क्या मेडिसिन दी जा सकती हैं, क्या डाइट एंड लाइफस्टाइल सुधारे जा सकते हैं, वो सब देखते हुए उनको सही किया जा सकता है। अच्छा, बहुत मतलब इसको मैनेज करा जा सकता है हाँ आराम जी, से, है ना? मैनेज आप करा जा ज़रूर, सकता है ना? ऐसी जो महिलाएं इस परेशानी से गुजर रही हैं, डॉक्टर साहब का हम ग्रुप में डालने वाले हैं कंसल्टेशन भी, आप उनसे सलाह ले सकती हैं पर्सनल, है ना? तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगी इस तरह की चीज़ें। बस ये समझ लीजिए, ये सब तनाव की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से हो सकता है आ रहा हो, तो वो आपसे बात करके जान लेंगे, समझेंगे और आपको इसके बारे में सलाह दे देंगे जिससे आप इसको मैनेज कर पाएँ। तो इससे हेल्थ भी तो काफ़ी हो जाती है ना, अफेक्ट हो जाती है। तो आयुर्वेदा के हिसाब से हम पीसीओडी और इसके अंदर क्या इसको, आयुर्वेदा की जो लाइफस्टाइल है चलती जा रही है, तो आयुर्वेदा को कितना हम उसको इस्तेमाल करें, क्या चीज़ करते हैं जिससे ऐसी परेशानी से हम बच पाएँ अगर नहीं आई है हमको? है। आयुर्वेद में जैसे भैया हमेशा ये कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना? तो आयुर्वेद तो हमारी वो साइंस है जिसमें कि पहले स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम बोला जाता है। स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करी जाए, वो इसका पहला एम है। तो हमारे यहाँ पर जैसे जैसे मैंने अभी बॉडी क्लॉक के बारे में बात करते हैं अगर हम, कि हमारा जो एक टाइम होता है सुबह 6 से 10 बजे का, जो सुबह 6 हाँ, से 10 बजे का और शाम को 6 से 10 बजे का टाइम है, ये टाइम होता है जबकि कफ की वृद्धि होती है ना? तो अब होता क्या है कि अब हम सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, ज्यादातर 90% और मुझे लगता है शायद ये लॉकडाउन जब से स्टार्ट हुआ था, क्या बोलते हैं,
वर्क फ्रॉम होम वाली कंडीशन जब से स्टार्ट हुई थी, तो 80-90% लोगों के लिए वही सुबह उठना सबने छोड़ दिया था। तो जब हम 6 बजे से 10 बजे के बीच में अगर हम सोते रहते हैं, तो हमारे शरीर में अपने आप ही कफ की वृद्धि हो जाती है। ये जो 6 से 10 बजे का टाइम है, जैसे हमें कहा जाता था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। सबने ये तो बताया जगना चाहिए, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया क्यों जगना चाहिए। इसीलिए वो कभी दिमाग में घुसा नहीं। अब होता ये है कि सुबह 6 से 10 बजे का जो टाइम है, वो शरीर में कफ बढ़ने का टाइम है। अगर उस समय हम सोते रह गए, तो हमारे शरीर में कफ अपने आप बढ़ जाएगा। जब वो कफ बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी में हेवीनेस बढ़ाएगा, आपके वेट में प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जो डेली एक्सक्रीशंस हैं बॉडी के, जैसे कि सुबह उठकर पेट साफ करना, ये सब जो मल-मूत्र विसर्जन है, ये सब चीज़ें हमारे सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ये सारी जो नैतिक क्रियाएँ हैं, वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन जब हम 8 से 9 बजे के बीच में सोकर ही उठेंगे, तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें डिले हो जाएँगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जब हमारे शरीर में, जिससे कि कफ बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या है, हमने प्रोसेस्ड फूड्स बहुत ज़्यादा लेने शुरू कर दिए हैं। आजकल जो खाना आ भी रहा है, जैसे कि खाना, पहली बात तो ये है कि किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि प्रॉपर तीनों टाइम पूरी अपनी फ्रेश मील्स बनाए और खाए। फलों को चबा-चबा कर खाए, तो हर चीज़ का हम कोशिश ये करते हैं कि हम डब्बे में, पैकेट में जूस मिल जाए, डब्बे में खाना मिल जाए। तो ये जितनी भी हाई कैलोरी ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, चीज़, इन सब चीज़ों का अति उपयोग, जो हमारे जितने चॉकलेट्स हो गया, ये सब जितनी भी हमारी हाई कैलोरी फूड्स हैं या ड्रिंक्स हैं, ये सभी चीज़ें हमारी बॉडी में कफ को बढ़ाती हैं, और वो इन टर्न हमें पीसीओएस की तरफ आगे ले जा रही है। उसको जितने हम पॉजिटिव्स देते जाएँगे, एक्सेस ऑफ स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ हो गया, ये सब चीज़ें जितने उसको हम पॉजिटिव देंगे, वो उसको बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम एक रेगुलर लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें। समय पर उठें, अपने दिन में 30 मिनट सुबह कोशिश करें, 30 मिनट योगा करें, शाम को 30 मिनट वॉकिंग ज़रूर करें। तो अगर हम ये करेंगे, उसके साथ ही आयुर्वेद ये नहीं कहता कि आप 36 तरह के फ्रेश पकवान बना के खाइए। आप हल्का सुपाच्य भोजन लें, लेकिन लें फ्रेश। जो भी एक सीज़न का फ्रूट है, वो दिन में 1 ज़रूर खाएँ। अगर किसी को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो वो अपने भोजन में गेहूँ के साथ जौ का उपयोग कर सकता है, फ्रेश दालों का उपयोग कर सकता है, दही जैसी चीज़ें जो हैं, इनको कम करें। तो ये वाली जो चीज़ें अगर हम फ़ॉलो करेंगे, तो हम पीसीओएस को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अच्छा, तो खाने पे थोड़ा ध्यान, थोड़ा-सा रहने पर, उठने पे, समय पे देखें और सात्विक खाना खाएँ तो इस दौरान काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन आया मेनोपॉज़ में उनको हाउ टू हैंडल हॉट फ्लैश, जी। कैसे उसको कैसे मैनेज करें अगर ऐसा हो रहा है? देखिए, हॉट फ्लशेस जैसे जो हमारे हैं, ये भी हमारे वात और पित्त का इम्बैलेंस है। तो पहली बात तो मैं ये बोलूँगी कि आप मेडिटेशंस को रेगुलराइज़ करें, मेडिटेशन दिन में ज़रूर करें, एक्सरसाइज़ रेगुलर करें, 30 मिनट्स अ डे एक्सरसाइज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। थिर्डली, आप अपना रोज एक मसाज अपने को किसी भी अच्छे ऑयल से, जैसे अगर कोकोनट ऑयल है या जिंजरी ऑयल है, इससे आप रोज मसाज अपने आप को जरूर करें। जरूरी नहीं है कि कोई प्रोफेशनल मसाज वाला मिले आपको, आप उससे, अगर आपके पास में वो सुविधा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो कम से कम 15 से 20 मिनट आप अपने आप को रोज ऑयलिंग जरूर करें। उसके बाद गुनगुने पानी से स्नान करें। ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास कुछ जैसे बहुत अच्छी जैसे मैंने शतावरी का पहले नाम लिया था, शतावरी है ना? हुँ, पुष्यानुचूर्ण है, ये सब चीज़ें ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं जो कि इनमें बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, और आपके हॉट फ्लशेस वगैरह कम अच्छा, हो सकते हैं। कम क्या मतलब, जा भी सकते हैं। आंवला है, अच्छा खटा फ्रेश आंवला हुँ, का जूस है, आंवला टैबलेट्स है, तो ये सब चीज़ें आपके हॉट फ्लशेस में मदद करेंगी। अच्छा, बहुत सुंदर। एक महिला पूछ रही है मेरी उम्र 31 साल है, पित्त प्रकृति है, लेकिन पीरियड सिर्फ़ 2 दिन में ख़त्म हो रहे हैं, क्या ये सही है या कुछ गड़बड़ हो रहा है? देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि पर्सनल चीज़ है थोड़ा-सा उनका,
तो ये एक बार ये देखना है कि पहले उनको शुरुआत से ही क्या 2 दिन होते आए हैं, उनको 28 से 30 दिन पर होते रहे हैं या नहीं होते रहे हैं। लेकिन हाँ, 2 दिन थोड़ा-सा कम ज़रूर है, ऐसे पहली बार बात करने पर ये लग रहा है कि 2 दिन के हिसाब से वो कम है। हमें थोड़ा-सा उनको अगर उनकी बॉडी को बैलेंस किया जाएगा, तो ये इम्प्रूव हो सकता है। है ना? तो आप थोड़ा सा उनसे कंसल्टेशन लीजिए, तो आपको काफ़ी है सहायता मिलेगी। और पीकॉज में तो जूस पी ही सकते हैं ना, पूछ रहे हैं फ्रूट जूस हार्मफुल होते हैं क्या पीसीओएस में? पीकॉज हाँ, बोलते रहते देखिए हैं। जब हम जितने भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ना, इनको हम जितना उनके नेचुरल फॉर्म में ले पाएँ। तो आजकल आपने देखा होगा सर्दियों में आम मिलते हैं, गर्मियों में तरबूज मिलते हैं, है ना? तो ये इसीलिए जितना भी हमारे जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, इनको हम जितना उनकी रॉ और अनप्रोसेस्ड फॉर्म में लें, तो उससे हमें उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जब हम एक फ्रूट को उसका जूस निकाल लेते हैं, तो हमने उसकी आधी से ज़्यादा फाइबर और न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी खत्म कर दी है। दैट इज़ ओनली अ फ्रक्टोज सॉल्यूशन, मतलब वो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं बचा, उसमें हमने शुगर लिया। उसी की जगह जब हम एक फ्रूट को चबा चबा कर खाते हैं, टेस्टिंग उसके पूरे एक एक टेस्ट को फील करते हुए, तो उसकी हम उससे ज्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द फ्रूट इन इट्स कंप्लीट, पूरा का पूरा ले रहे हैं हम, उसके फाइबर्स भी ले रहे हैं, हम उसके विटामिन्स भी ले रहे हैं, मिनरल्स भी ले रहे हैं। वेरस जब हमने उसका जूस बनाया, तो उसके आधे से ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स उस प्रोसेस में खत्म हो चुके हैं। अपने फ्रूट्स एंड अच्छा। वेजिटेबल्स वो लें जो आपके घर, जो आपकी विसिनिटी में होते हो। मतलब अगर आप दिल्ली में हैं, तो कोशिश ये करिए आपके आसपास से जितना अ, अच्छा फ्रूट मिले वो ले। जितना ज्यादा फ्रूट पुराना तोड़ा हुआ, अगर वो हफ्ते भर पुराना तोड़ा है, वहां से पैक हुआ है, उसके बाद वो किसी ट्रक में चढ़कर आपके पास आया है, तो आधी न्यूट्रिशन तो उसकी वही खत्म हो चुकी है, बाकी आधी आपने जूस निकाल ली। तो सिर्फ एक औपचारिक रूप से हम खाते हैं, पर उसका इतना लाभ नहीं मिलता। हाँ, उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा। हाँ। तो कुछ महिलाएं पूछ रही हैं, जैसे सिस्ट हो जाता है, फाइब्रॉइड्स है, तो इस स्थिति में क्या ऐसा कुछ है कि कुछ रूटीन है या आयुर्वेद में इलाज कराएं, तो क्या उससे सर्जरी वगैरह के जो इश्यू आते रहते हैं, तो इनको इनको ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद के द्वारा, या सर्जरी जरूरी हो जाता है? देखिए हाँ, अगर सिस्ट्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, अगर वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, जैसे कि अगर हमारा फाइब्रॉइड है वो 5 mm 7 mm तक का है, तो वो आसानी से हमारी पंचकर्म चिकित्सा, पंचकर्म मतलब जो मैंने अभी वमन विरेचन वाली चिकित्साएं बताई थी, उसके साथ ही मेडिसिन करने से और करेक्ट डाइट एंड लाइफस्टाइल फॉलो करने से ये सब चीजें ठीक हो सकती हैं, और आप सर्जरी से बच सकते हैं। अच्छा, पॉसिबल है। जी है ना? और इसमें आपको कंसल्टेशन ले ली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ज़्यादा आपको गाइड कर पाएंगे। जैसे मेनोपॉज में एक महिला को बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं, शायद पित्त बढ़ रहा है, तो कैसे उसको सहायता करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाँ, देखिए हेयर फॉल अगेन जैसे मेनोपॉज के टाइम हमारा हार्मोन चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर में वात की अधिकता होती है, बॉडी में ड्राइनेस अपने आप बढ़ने लगती है, तो आप कोई अच्छा हेयर ऑयल जरूर लगाएं। जैसे अब ब्राह्मी भृंगराज है या ब्राह्मी ऑयल है या भृंग आम्लकादि तेलम है, तो इनसे अपनी बॉडी की वो हेयर की हेड मसाज जरूर करें। और एक चीज ये देखिए कि आपका थायराइड तो इम्बैलेंस नहीं हो रहा है। अगर थायराइड इम्बैलेंस, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो सबसे पहली जो चीज आजकल इम्बैलेंस होती है, वो होती है हमारे थायराइड। तो आप थायराइड अपना जरूर चेक करवाएं। अगर थायराइड है, तो पहले थायराइड को करेक्शन करने के लिए उसके लिए आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, तो उससे भी हेयर फॉल कम होगा। फिर आप अपनी ऑयलिंग करें, और कोशिश करिए कि जितने केमिकल शैम्पूज हैं उनसे हटकर आप नेचुरल हर्बल शैम्पूज की तरफ शिफ्ट करें, क्योंकि ये केमिकल्स की वजह से भी हेयर फॉल होता है। उसके साथ ही जैसे भृंगराज है, हमारा भृंगराज है, सप्तामृत लौ है, धात्री लौ है, त्रिफला है, ये हमारे बालों के लिए नेचुरल रसायन या सप्लीमेंट्स की तरह से काम करते हैं। तो इनका इंटरनल इनटेक
इन रसायनों का उपयोग करना, इनको खाने से भी आपके हेयर फॉल में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, जो ऑयल बता रहे हैं वो शुद्ध ऑयल बता रहे हैं, नहीं तो कुछ लोग नाम पे ना फ्लेवर डाल देते हैं और उसमें मिनरल बेस होता है, मिनरल ऑयल का बेस होता है, वो काम नहीं करता है ना। ऑयल असली हो, चाहे आप रात को लगाओ सुबह साफ़ कर लो, कई बार असली ऑयल में ना वो खुशबू नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता है, पर वो दूसरे जो ऑयल इस्तेमाल करते हैं उनसे कोई लाभ नहीं होता, हानि ही होगी। अच्छा, एक यहाँ पर और एक मेरे पास क्वेश्चन आया है भैया, प्लीज टेल व्हाई अवॉइड कर्ड, कर्ड को क्यों अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर किसी को पीसीओडी या जी पीसीओएस की प्रॉब्लम है तो वो कफज प्रधान व्याधि मानी जाती है, कफ उसमें ज्यादा हो जाता है। तो ये जो हमारा दही है, दही कैसा होता है? चिपचिपा स्टिकी होता है। इसको हमारे आयुर्वेद में बोला जाता है कि ये हमारा अभिसंधि है। अभिसंधि मतलब ये हमारे जो सर्कुलेशन है उसको ब्लॉक करता है, चैनल्स को ब्लॉक करता है, ये हमारे शरीर में कफ को बढ़ा सकता है। इसलिए हम पीसीओडी वाली प्रॉब्लम्स में या फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम में या वेट गेन अगर ज्यादा है तो हम उसमें ये कहेंगे कि आप कर्ड को शुरुआत के कुछ दिनों में अवॉइड करें। उसकी जगह आप मट्ठा या बटर मिल्क या जो फ्रेश छाछ होती है उसको आप ले सकते हैं। फिर अच्छा। आप जब किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको ये पता चलेगा, अब वो डॉक्टर अपने आप आपको गाइड कर सकते हैं कि हाँ अब आप ले सकते हैं कर्ड की नहीं ले सकते हैं। इसी तरह से कर्ड हो गया, मतलब दही है हमारा, चीज हो गया, बहुत ज्यादा पनीर है, ये सब चीजें पीसीओएस में नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, तो एक महिला है जो 35 साल की उम्र है, वो पूछ रही है कि उनका भी पीरियड 2-3 दिन ही आ रहा है ना, और यूट्रस में एक गांठ है, तो इसका कारण क्या, कुछ प्रॉब्लम है क्या, क्या लगता है उनके देखिए, लिए क्या सलाह है? अगर उनकी उम्र 23 साल है, यूट्रस में एक गांठ है, तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए कि वो गांठ कैसी है। सबसे पहले तो हमें उसको ही अभी रूल आउट करना चाहिए, क्योंकि ये जो एज है इनकी, ये चाइल्ड बेयरिंग एज है, मतलब हमारी रिप्रोडक्टिव एज है अभी उनकी। उसमें हमें उनको सबसे पहले उनके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे हमारा यूट्रस हो गया, ओवरीज हो गया, फिलोपियन ट्यूब्स हैं, इनकी एक अच्छी हेल्थ होना बहुत जरूरी है इस समय। तो वो गांठ है तो उस गांठ का पहले प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। कोशिश करें किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ही अगर वो करें, क्योंकि अगर वो गांठ वहीं पर छोटे डिजोल्व होकर अगर खत्म हो जाती है, कोई सिस्ट है, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा बजाय कि ऑपरेशन करना। हाँ जी, एक तो चीज आप हम इसमें यहाँ थोड़ा पर ध्यान। बिल्कुल ना बात करना रह ही गया कि जो हमारी चाइल्ड बेयरिंग एज होती है, जैसे ये हमारी जिसको कि हम 22-23 साल से लेके जो हमारा 35 साल तक की जो एक एज होती है, जिसमें कि फीमेल की फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब आज ये देखा गया है कि ड्यू टू स्ट्रेस या यही लेट बच्चे करने का या लेट पहले करियर रहता है, बहुत सारी चीजें होती है जो कि आजकल लेडीज को भी उतना ही करना होता है, उस वजह से आजकल फर्टिलिटी में भी प्रॉब्लम्स आने लग गई हैं। मतलब कितनी बार ऐसा होता है कि हम 2-2 साल 3-3 साल कोशिश करते रहते हैं लेकिन बच्चे नहीं हो पाते हैं। वेयर उससे पहले क्या होता था कि कितने कितने बच्चे होते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। शायद उसका उसका रीजन था क्योंकि तब का खान पान बहुत शुद्ध था, सबका वो सभी के सभी जितने भी थे वो लोग एक अपनी नेचर क्लॉक के साथ में रहते थे, बॉडी क्लॉक के साथ में रहते थे। तो हम इसमें अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप सारी की सारी चीजें हमारे हाथ में है चेंज करने के लिए, आपका करियर है, डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट, वी हैव टू, वो सब हमें करना ही है। लेकिन हाँ, आयुर्वेद के हेल्प से आपकी प्रेगनेंसी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, या अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो, भले ही वो मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, उसको बहुत अच्छे से टैकल किया जा सकता है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो तो ये जो पंचकर्म प्रोसेसेस होते हैं, इनका पंचकर्म प्रोसेसेस का फर्टिलिटी में बहुत अच्छा रोल है। अगर आपने कोई दिक्कत नहीं भी है तो भी अगर आपने अपना एक विरेचन साल में एक बार करवाया है और उसके बाद आप अगर प्रेगनेंसी के लिए प्लान करते हो तो
आपके जो 9 महीने आपकी प्रेगनेंसी होगी वो कहीं ज्यादा स्मूथ होगी, कहीं ज्यादा प्रॉब्लम फ्री होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो भी आयुर्वेद की तरफ से उसमें बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं। जैसे अभी मैं एक पेशेंट का एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरी एक पुरानी एक पेशेंट थी। उनका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था प्रेगनेंसी के, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान वो 8-9 जबकि वो सब कुछ खा रही थी। मतलब वो उनका खुद का एक ऑर्गेनिक फार्म है अयोध्या में। वो वहीं के फ्रेश फ्रूट्स, वहीं की फ्रेश वेजिटेबल, सब कुछ वही खाती हैं। और आयरन सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी उनका जो है हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा था। तब वो मेरे पास आई और 1 महीने के अंदर ही वो 10 से ऊपर चला गया। तो इसलिए हम ये सिर्फ कहना चाहते हैं कि आयुर्वेद में प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे उपाय हैं और सेफ हर्ब्स होते हैं वो सब। अच्छा, इनको आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के द्वारा उनके इस परेशानी से दूर किया उनको, जी जी। सब कुछ ठीक होते हुए। अच्छा, एक महिला पूछ रही, मेरे पीरियड, मैं 40 साल की हूँ, पीरियड अच्छे थे लेकिन लॉकडाउन के समय से इरेगुलर हो गए हैं, तो क्या वजह है? मुझे तो शायद तनाव ही लगता है, आप क्या बताते हैं? देखिए या लॉकडाउन के 40 साल की समय उम्र पे, की वजह से इरेगुलर हो? लॉकडाउन के समय पे तनाव तो बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अब जी। अगर अभी तक वो इरेगुलर ही है तो डेफिनेटली आप पहले किसी से कंसल्ट करिए। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा उस समय बढ़ा है या फिर आपकी थायराइड इम्बैलेंस हो गई है, तो सबसे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार थायराइड चेक कराएं और उसके बाद आप बात कर सकती हैं। है ना, आप चेक कर लीजिए ये सब, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ये बोलते हैं फाइब्रॉइड 20 से 22 एम का है, तो आयुर्वेदिक अगर हो गया है तब ट्रीटमेंट है या क्या करना होगा? 20 से 22 का है। जी। 20 से 22 तो थोड़ा ज्यादा है। आप फिर भी अगर अपनी रिपोर्ट दे तो हम उसको देखकर आपको सजेस्ट कर सकते हैं कुछ, इफ इट इज पॉसिबल। आप एक बार अपनी रिपोर्ट हाँ, जरूर ठीक है। देखिए आप, क्योंकि इसके साथ में कई फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। आपकी एज कितनी आपको और कोई एसोसिएटेड हाँ, कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है ना? तो वो सब चीजें देखकर हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। एक ओके। क्वेश्चन भैया जो इधर आया है। पिगमेंट, हाँ। हाँ, बताइए बताइए। डॉक्टर, आई एम 23 ईयर ओल्ड, 23 साल की हूँ। क्या मुझे कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने हैं? देखिए, हाँ, यही यही मैं पढ़ने वाला था अभी, यही क्वेश्चन ले रहा था। हाँ, बताइए बताइए आप। देखिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स सिर्फ लेना उतना जरूरी नहीं होता है, या सिर्फ ये भी कहना कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके साथ में जरूरी ये भी होता है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें। जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो अगर हमारी ब्लड में कैल्शियम है भी तो भी वो हमारी बोन्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, इसी के साथ में कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे कि जैसे हमारा रागी है। रागी है तो इट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन एंड कैल्शियम। ये श्री श्री तत्वा का ओजस बेटा रागी के फॉर्म में भी आता है जो कि शुगर फ्री भी है। उसको अगर आप दूध में पकाकर, जैसे जैसे हम लोग चाय पीते हैं, तो सब्स्टिट्यूट योर टी विद दिस रागी। आप 1 मग रागी का अगर वो दूध में पकाकर पीते हैं तो इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। आपको शायद कैल्शियम सप्लीमेंट्स की जरूरत ना पड़े। उसके बाद में ऊर्जा, जैसे कि हमारे ड्रम स्टिक्स हैं, तो ड्रम स्टिक्स की जो लीव्स हैं वो बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। तो अब आपको सप्लीमेंट की जरूरत है कि नहीं है, ये आपको देखने के बाद में पता चलेगा कि आपकी बोन हेल्थ कैसी है, आपको क्या कहीं कोई पेन्स है। इस वजह उसके बाद हम आपको बता सकते हैं। अलसी सीड्स हो गए, हाँ, ये सब चीजें भी हमारे बहुत अच्छे सोर्स हैं कैल्शियम के। हाँ, आप विटामिन डी जरूर बना के रखें शरीर में, नहीं तो फिर सप्लीमेंट काम ही नहीं करते, है ना? और ये पूछ रही है एक महिला की, वाइट डिस्चार्ज की परेशानी होती है, उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए व्हाइट डिस्चार्ज की परेशानी होती है। व्हाइट डिस्चार्ज जनरली कफ की वृद्धि माना गया है शरीर में।
तो वाइट डिस्चार्ज को कैसा वाइट डिस्चार्ज है, कब होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उस ये एक बहुत ही पर्टिकुलर पर्सनल क्वेश्चन है, इसको ऐसे यहाँ पर आंसर करना और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, एक जनरल गाइडलाइन के तरह पे मैं ये बता सकती हूँ कि आप त्रिफला के पानी से वॉश अगर करेंगे तो आपको आराम मिल सकता है। अगर उससे ना मिले तो प्लीज आप फिर एक कंसल्टेशन करें, मतलब है जिससे ना। कि और आपको प्रॉपर मेडिसिन। कंसल्टेशन का आपके ग्रुप में डिटेल डाल देंगे, है ना। अगर आपको चाहिए तो आप बताना, है ना। आपको मिल जाएगा डॉक्टर साहब का पूरा डिटेल, कंसल्टेशन कैसे करना, एक लिंक मिलेगी उधर, आप अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर ये हाँ, आप एक डॉक्टर साहब चीज आपको कॉल कर लेंगे। जी, हाँ एक चीज हम और आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जैसे ना सब लोग ये सोचते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ या जो हर्ब्स हैं ये कोई भी ऐसे ही अपने आप खा लेना चाहिए क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो ये जो है एक बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट बैठ गया है सबके दिमाग में। जिस भी चीज का इफेक्ट होता है अगर वो सही तरीके से सही डोज में नहीं ली जाती है तो उस या सही इंसान के द्वारा नहीं ली जाती, जैसे अगर मैं पित्तज डोमिनेंट हूँ, मेरी प्रकृति पित्त है, तो अगर मैं अदरक का प्रयोग बहुत ज्यादा करूंगी तो मुझे एसिडिटी हो सकती है ना। या मैं लाल मिर्च का प्रयोग ज्यादा करूंगी तो मुझे एसिडिटी हो सकती है। इसी तरह से जो हमारी हर्ब्स होती हैं, जो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, वो भी इसी तरह से काम करती है। इसलिए हमेशा किसी भी दवा को लेने से पहले किसी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। कोई भी दवा अपने आप ऐसे ना खाएं। हाँ, तो आप ये ध्यान रखें तो फिर आसान हो जाएगा, है ना, कि सलाह ले लें आप। और एक दो लोग बोल रहे हैं ग्रुप में नहीं है, आप ये नंबर नोट कर लेना, फिर हम आपको भेज देंगे। चैट पे अभी भेजना मुश्किल है ना। किसी के पास कंसल्टेशन का है तो चैट पे भेज दीजिए, नहीं तो नंबर नोट कीजिए, हम आपको पर्सनली भेज देंगे। तो एक महिला पूछ रही है यूरिन इन्फेक्शन में क्या कर सकते हैं। हाँ, देखिए, यूरिन इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं, तो वो भी एक हमारी पित्त प्रधान हम उसको मान सकते हैं कि आपकी बॉडी में पित्त का ज्यादा है। इसके लिए सबसे पहले तो आपके लिए जरूरी है कि आप पानी अच्छे से पिए, दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिए। ठीक है। और आप उसके साथ ही जो है आप नारियल पानी, जो कच्चा नारियल पानी आजकल टेंडर कोकोनट वाटर है, वो आप उसको जरूर पिए। आप छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। चाय, कॉफी, मिर्च मसाला, खट्टी तली भुनी चीजें, ये सब चीजें जितनी हो सकते हैं कम से कम करें। त्रिफला से वॉश करने में भी बहुत सहायता मिलती है। चंद्र प्रभावटी जो होती है, चंद्र प्रभावटी का भी बहुत अच्छा उपयोग है, चंदनासन है, ये सब चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन अगेन मैं जैसे कहूंगी, जैसे मैंने जो जनरल गाइडलाइंस बताई खाने पीने के बारे में, हाइजीन के बारे में, वो सब चीजें तो हर कोई फॉलो कर सकता है। लेकिन हाँ, दवाइयाँ जितनी भी है वो आपको एक कंसल्टेशन के बाद ही लेनी चाहिए, लेकिन हाँ उसमें हम ये भी है। देखेंगे कि आपकी बॉडी में पित्त कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है, हमें उसको पहले फ्लश आउट करना है। हाँ, वो तो कंसल्टेशन से आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ जनरल गाइडेंस मिल रही है, तो आप ज़रूर उसको ले लेना। ये क्वेश्चन है कि 25 साल की हूँ, 3 महीने से गेटिंग पीरियड फॉर मोर डेज, 15 दिन तक पीरियड चल रहा है। पहले तो फ्लो लेस रहता है 3 दिन, फिर 7 दिन रहता है, फिर वापस ज़्यादा हो जाता है 5 दिन के लिए। हाँ, देखिए, ये जो है इसको एड्रेस करने की जरूरत है। ये यहाँ पर बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 15 दिन अगर कोई भी चीज चल रही है, अगर आपकी पीरियड्स 15 दिन चल रही है, तो डेफिनेटली हमें आपका पूरे कंसल्टेशन की आपको जरूरत है। आपके हार्मोन्स भी चेक करने पड़ सकते हैं, एक बार आपका अल्ट्रासाउंड कराना पड़ सकता है। तो ये चीजें यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बता पाएंगे। आप प्लीज हमसे बात कर लीजिए। है ना। तो आप कंसल्टेशन ले लेना, है ना। आपका नंबर भेज दीजिए, डॉक्टर साहब का नंबर भी है, और हम आपकी डिटेल कंसल्टेशन का इसमें डाल रहे हैं।
है ना, संजीव डाल देगा। ये बोल रहे हैं आयुर्वेदिक जैसे फाइब्रॉइड वगैरह है, उसका कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट का कैसे करेंगे, हाँ मैं जैसे उसका अभी हमने बात कंसल्टेशन। करी थी कि फाइब्रॉइड वगैरह है, तो उसके लिए भी आप पूरा पहले फाइब्रॉइड का साइज क्या है, आपका बॉडी वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग पंचकर्म थेरेपी प्लान करके उसके बाद में मेडिसिन शुरू करे जाते हैं। हाँ, तो आप कंसल्टेशन ले लीजिए तो बात बन जाएगी। कैन यू टॉक अबाउट आर ए क्या मतलब है? आरे भैया रिमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसको कि हम आम बात बोलते हैं, जो अच्छा अच्छा। बिल्कुल अलग, हमें यहाँ से दूसरे टॉपिक पर जाना पड़ेगा। हाँ, इसका इसका तो बाद में देखेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है इधर ही है ना। हाँ एक क्वेश्चन आया भैया, व्हाट योगा फॉर पीसीओडी। हाँ जी। हाँ जी। तो भैया आप तो योगा, नहीं, आप बता दीजिए। आयुर्वेद के देखिए हिसाब से योगा और जैसे आयुर्वेद तो बहुत साथ ही है, दूर नहीं है। हम जैसे ये बोलते हैं कि योगा में अगर मैं ये बोलूं कि एक कोई योगा किसी चीज के लिए अच्छा है, तो वो मेरा एक थोड़ा सा गलत आंसर होगा। योगा की जो डेफिनेशन है योगासना की, स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जब जिस आसन को हम स्थिरता पूर्वक सुख पूर्वक कर सके वो एक आसन होता है, वो एक आसन की डेफिनेशन है। तो हमें किसी भी आसन को अच्छी तरह से करने के लिए, उस आसन तक पहुंचने के लिए आपको अपनी बॉडी को उतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप सन सैल्यूटेशन करना पीसीओडी में बहुत अच्छा काम करेगा, या सुप्त बद्ध कोणासन करना है, चक्की चलाना है, ये वाले जितने भी आसन है, ये सब पीसीओडी में बहुत अच्छे काम करेंगे। लेकिन सन सैल्यूटेशन को परफेक्टली करने के लिए, उसको अच्छे से करने के लिए पहले जरूरत है आप सारे आसन, उसके प्रिपरेशन जो है, आपकी बॉडी की स्ट्रेचेस होनी चाहिए, वो सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो जरूरी ये है कि आप हर पोज को अच्छे से करें। तो हर पोज को अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और उसका आपको कंबाइंड इफेक्ट मिलेगा। फिर भी टू नेम फ्यू, सुप्त बद्ध कोणासन है, चक्की चलाना है, बटरफ्लाई हो गया, सन सैल्यूटेशन है, और उसी के साथ आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज में जो पद्म साधना सिखाई जाती है, दैट इज अ वेरी साइंटिफिक सीक्वेंस ऑफ पोजेस, जो कि बहुत अच्छा काम करता है हमारे सारे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने में। हाँ, वैसे मैं शीर्ष योगा लेता रहता हूँ, महीने में एक कोर्स कराता रहता हूँ, जी जिसमें भैया। पूरे शरीर के हर अंग को स्वस्थ किया जा सकता है ना, तो हाँ वो कर श्री श्री सकते योगा हैं। लेवल ये 1 बोल रहे लेवल हैं। 2 दोनों ही कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। एंड इवन मेरे पास कुछ फीडबैक्स ऐसे भी आए हैं कि जिन्होंने लेवल 2 किया उसके बाद उनकी पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत सॉर्ट आउट हो गई। हाँ, वो शुद्धिकरण हो गया ना शरीर का, तो कोई भी उसमें क्योंकि दोष जो निकल शुद्ध गया होगा। शक्ति प्रक्षालन और सब किया जाता है, जो नीति वगैरह सिखाई जाती है, उससे भी हमारे हॉर्मोन्स में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। हम्म, तो ये 50 साल की है महिला, पीरियड में बहुत दिक्कत आ रही है। हाँ तो देखिए अब आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। अगर आपको जो भी दिक्कतें हो रही हैं तो उसके लिए आयुर्वेद और योगा से बहुत अच्छा आपका ट्रीटमेंट हो सकता है, आपको ये सारी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं। पर हाँ, आपको उसके लिए एक बार कंसल्टेशन करना पड़ेगा। है ना, अभी समय भी बहुत हो गया है ना, समय पता ही नहीं चला, हम 10 बजने वाले हैं। तो ये सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। कंसल्टेशन आपके पास पहुंच गए नंबर भी, और डिटेल भी पहुंचेंगे ग्रुप में भी, या हमारे नंबर जो भी नोट कर लें किसी का भी, और फिर हम आपको सहायता करेंगे, जिसके द्वारा आप प्रॉपर कंसल्टेशन लेके अपने स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, है ना। बहुत सुंदर, बहुत आसानी से बहुत सुंदर बातें आपने बताई। तो हमें लगता है, आशा है कि इससे आपके स्वास्थ्य लाभ मिलेगा आपको, है ना। तो प्रार्थना कर लेते हैं, अभी रोकना तो हो गई, 10 बज गए हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। ना आप सबका स्वास्थ्य बना रहे, है ना डॉक्टर साहब। बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने लिया, बहुत आसानी से, काफ़ी रहस्य की बात आपने बताई। तो मुझे आशा है ना, आप ऐसे क्वेश्चन का हम आपके साथ वापस एक जरूर करेंगे। जो रह गए थायराइड के इशू होते हैं, बहुत सारे ऐसे इशू हैं, तो उसमें आप कभी अगली बार चर्चा करेंगे, है ना। थैंक यू सो मच भैया, आपने ये जय प्लेटफॉर्म गुरुदेव। बनाया। धन्यवाद। थैंक यू। जय गुरुदेव। आयुर्वेदा में सेवा गुरुजी लेते रहे तो जिस तरीके से सेवा हो जाए उसमें हो जाती है। तो ये हो रही है अच्छे से, है ना, सबका साथ है इसमें। तो आप सब बने रहिए, जुड़े रहिए। अगले अगले हफ्ते वापस लेके आएंगे एक नया टॉपिक, है ना। मिलते हैं फिर। जय थैंक यू सो गुरुदेव। मच।